जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व है, मैं इस पर बिल्कुल भी ये टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी कि जो करने वाला है वो गलत है, महिला गलत है या पुरुष गलत है। ये कहने की जगह मेरी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह जानता है और हर व्यक्ति अपने अपने आप को समझता है। और मुझे लगता है कि अपनी जगह शायद हर कोई सही होता होगा। हम अगर किसी प्रॉब्लम में है, इन सब इश्यूज की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल इन्वॉल्वमेंट है, तो किस तरह से हम इसको डील कर सकते हैं, उस हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करें। प्रॉब्लम के ना पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रहे। जैसे मैंने अभी जो सारे फ्रॉड्स की आपको बात कही है, उसका सिंपल रीजन ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन प्रेजेंट रहने लगे। हमारी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रेजेंट होती, जिसकी वजह से हमको ट्रैक करना, ट्रेस करना और हमारी छोटी सी भी गलती को हमको ब्लैकमेल करना बहुत आसान हो गया है। तो सबसे पहले आज ये हमारा विषय है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हो क्यों रहे। अगर आप ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में है, तो उन लोगों के पास में बहुत सारे रीजंस होंगे। नंबर 1 इज मैं अपने शादी में डिससेटिस्फाइड हूँ। ये काफी कॉमन एक रीजन है कि किसी भी वजह से, या अरेंज मैरिज हुई थी, या मेरी पसंद से शादी नहीं हुई थी, या मेरे हस्बैंड बदल गए, मुझे टॉर्चर है। दूसरा रीजन जो होता है वो ये है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, चाहे मेंटली। मुझे मेरे वाइफ के साथ क्या बात करूं ये पता नहीं चलता। हमारे पास में कोई कॉमन टॉपिक्स नहीं है, और ये जो दूसरी व्यक्ति है इसके साथ में मैं घंटों तक टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। या हमारे बीच में कोई फिजिकल रिलेशन ही नहीं है, इतने साल से मैं इस चीज के लिए तरस रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। या हो सकता है कि मेरे हस्बैंड मुझे इमोशनली समझ ही नहीं पाते, वो कभी मुझे मेरी बात को समझ ही नहीं पाते, मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं, मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिकली ये कि कोई ना कोई कंप्लेन डिससैटिस्फैक्शन की अपने पार्टनर के साथ में है, तो ये एक दूसरा रीजन जो है वो दिया जाता है। प्योरली फॉर द सेक ऑफ सेक्स लस्ट मुझे लगता है कम होता है। ये मेरा अपना जितना स्टडी है उस हिसाब से, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन ये प्योर सेक्स रीजन के लिए कम होता है। लेकिन जब आप किसी के साथ में इन्वॉल्व हो जाते हो, कोई आपको बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है, तो फिर फिजिकली इन्वॉल्व होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो किसी ना किसी का डिससैटिस्फैक्शन, कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं हो उस मैरिज में, इमोशनल डिस्कनेक्ट, कोई कनेक्शन नहीं है फैमिली में आजकल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी जो इश्यू थे, इसमें कम से कम हम शायद उसको किसी हद तक जस्टिफाई कर पाते। लेकिन अब जो रिलेशनशिप देख रहे हैं जिसमें आपका मैरिटल रिलेशनशिप अच्छा है, उसके बावजूद आप बाहर कहीं ना कहीं किसी के साथ में कनेक्टेड हो, तो ये भी केसेस काफी सारे दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम ये बोलने के लिए कारण कोई भी बोल दे, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो हमको समझना ज्यादा जरूरी है। मेल और फीमेल जो है वो नेचर ने बनाए हुए, ये हमने अपने सोसाइटी में नहीं बनाया हुआ। मेल फीमेल बनाने का कारण ये था कि ऑफस्प्रिंग, मतलब बच्चे होने चाहिए ताकि ये दुनिया चलती रहे। कोई भी स्पीशीज बढ़ने के लिए या उसका खत्म नहीं हो जाने के लिए, एक्सटिंक्ट नहीं हो जाने के लिए प्रोसेस की जरूरत है, उसके लिए मेल और फीमेल जरूरी है। अब देखिए, मेल और फीमेल को मैक्सिमम स्पीशीज में टू गेट प्रेग्नेंट और टू हैव अ चाइल्ड, ये बहुत जरूरी है कि दोनों मेल और फीमेल नजदीक आए। अगर नजदीक नहीं आ सकते, अगर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन नहीं महसूस होता है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है फॉर प्रोक्रिएशन, ये होना मुश्किल है। इसीलिए नेचर ने हर स्पीशीज में कुछ ना कुछ इस तरह से डाला है कि मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते रहे। हर स्पीशीज में है ये, इंसेक्ट्स में देखिए, एनिमल्स में देखिए, हर स्पीशीज में ये प्रोसेस होता है कि मेल फीमेल जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज क्रिएटेड बाय नेचर। अनफॉर्चुनेटली हम जब से मॉडर्न जमाने में आ गए हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न, पर जब से हम अपने आप को मॉडर्न कहने लगे हैं, तब हम ये भूल गए हैं कि नेचर मॉडर्न नहीं हुआ है। नेचर में आज भी सिंपल फिनोमेना है, मेल और फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये हमारे जो पूर्वज थे, वो ज्ञानी लोग थे, वो जानते थे, इसीलिए वो औरतों को घर में रखा करते थे, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि अगर बाहर निकलेंगे तो ये सारी चीजें होने की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। ये कंट्रोवर्शियल है, ऑफ कोर्स, ये औरतों को ही क्यों घर में रखा जाए, मर्दों को क्यों नहीं घर में रखा जाए, लेकिन हम वहां तक नहीं जा रहे। हम ये बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आज ये इतने ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में मेल एंड फीमेल एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और चाहे वो
पढ़ाई करने के लिए हो, चाहे काम करने के लिए हो, चाहे सोशलाइजिंग करने के लिए हो, हम बहुत ज्यादा समय एक दूसरे के साथ में स्पेंड कर रहे हैं। जब आप किसी के भी साथ में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आपको अट्रैक्शन होना ही है। आजकल जो एक साथ टाइम स्पेंड करना है वो केवल फिजिकल नहीं रह गया कि आप किसी से ऑफिस में मिले और आप वापस घर आ जाइए, वो वहां पर बात खत्म होती तब भी काफी आसान था। आज क्योंकि हम सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा कनेक्टेड है, उस व्यक्ति के साथ में या किसी हमारे फ्रेंड्स के साथ में हमारा कंटिन्यूस कम्युनिकेशन शुरू रहता है। अरे आज खाना क्या खाया, अरे खाने में क्या बना हुआ है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, फिर मैं कहाँ गया था, अभी क्या किया था, अभी मुझे दुख हो रहा है, अभी मुझे खुशी हो रही है, अभी मुझे दर्द हो रहा है, अभी मुझे ये हो रहा है, मेरी बीवी मुझे परेशान कर रही है, मेरे हस्बैंड मुझे परेशान कर रहे हैं। और एक दूसरे के साथ ये बात करते 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 आप ये बात सिंपली सोचिए कि जब भी आप किसी बाहर वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो नेचुरली आप बहुत अच्छे से और उस व्यक्ति को सुनते हैं और सहानुभूति से बात करते हैं। जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हमारा इक्वेशन अलग होता है। बाहर वाले व्यक्ति के साथ हम घर की झंझटें नहीं शेयर करते हैं। बाहर वाले व्यक्ति के साथ हम बच्चे ने आज पढ़ाई क्यों नहीं की और तुम्हारी जिम्मेदारी कितनी और मेरी जिम्मेदारी कितनी, ये हमारे झंझट ही नहीं होने की वजह से हमारे बाहर के लोगों से रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। तो हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट दिखाते हैं, हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं, हम एक दूसरे को सिंपैथी दिखाते हैं, हम सहानुभूति दिखाते हैं, हम एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और बस वो ही हर व्यक्ति की जरूरत है। और जब आप कंटिन्यूअसली किसी के साथ में ये महसूस करना शुरू करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप ये भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, जिनके साथ में आपकी शादी हुई है, उसके साथ में आपको संसार की बाकी डिफिकल्टीज भी सॉल्व करनी है। उनके साथ में आपके काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आए, उनके साथ में आप हर समय बहुत अच्छा प्यारी प्यारी बातें नहीं कर सकते। वहां पर आपको काफी कॉन्शियसली अपने घर के इश्यूज को सॉल्व करना जरूरी होता है। लेकिन ये बाहर वाले व्यक्ति के साथ में आप केवल अच्छी ही बातें करते हो, वो केवल आपके साथ अच्छी ही बातें करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली आपको ये महसूस होने लगता है कि केवल यही व्यक्ति है जो मुझे समझता है, केवल यही व्यक्ति है जो मेरे लिए अच्छा सोचता है। और ऐसे में अट्रैक्शन होना इमोशनल, मैं इमोशनल की बात करी, मैं फिजिकल तक अभी पहुंची नहीं, बट इमोशनल अट्रैक्शन फील होना कोई भी बड़ी बात नहीं है, इट इज नेचर। और जब आप किसी से इमोशनली कनेक्ट करते हो तो अगेन नेचर का सेकेंड पार्ट ये है कि टच और फील करना उस व्यक्ति को, ये नेचुरली आ जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो फिजिकल रिलेशंस ऑटोमेटिकली उसके बाद में हो जाते हैं क्योंकि आपको वो व्यक्ति का सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो मेजर रीजन, हम ऊपरी तौर पे कोई भी रीजन देखें कि कोई अपने शादी में खुश है नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन मेजर रीजन बहुत सिंपल है। नेचर ने हमको मेल और फीमेल अलग अलग बनाया हुआ है और मेल और फीमेल को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। तो अगर बहुत ज्यादा समय हम किसी भी अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ स्पेंड करते हैं तो अट्रैक्शन होना बहुत नेचुरल है। इसीलिए मुझे लगता है कि प्लान करके सोच के कि मुझे इस तरह से किसी को फंसाना है, वो परसेंटेज कम होता है। दूसरा ये होता है कि शादी में, अभी एक और रीजन आप समझने की कोशिश करिए, ये तो हो गया कि आपका बाहर के व्यक्ति के साथ में क्या हो रहा है। जिसके साथ में आपकी शादी हुई है उसके साथ में शुरुआत के कुछ समय जाने के बाद या कभी कभी शुरुआत से ही आपको लाइफ के बहुत सारे इश्यूज डील करने पड़ते हैं। इस व्यक्ति के साथ आप 24 घंटा रहते हैं, 24 घंटे में आपको कोई भी हो दुनिया का उसकी सारी चीजें पसंद नहीं आएगी, ना उनको आपकी सारी चीजें पसंद आएगी, झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा। अगर आप दोनों में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की एबिलिटी नहीं है तो ये चीजें बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे समय जाएगा तो वैसे वैसे आपकी दिक्कतें भी बढ़ेगी क्योंकि प्रेगनेंसी होगी, बच्चा होगा, घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, खर्चे के इश्यूज आएंगे, घर में बड़े बुजुर्गों की हेल्थ की प्रॉब्लम्स होगी, जो व्यक्ति कमाने वाले हैं वो ज्यादा बिजी होते जाएंगे क्योंकि उनकी तरक्की होते जाएगी। तो आपको अपनी फैमिली में डिससैटिस्फाइड फील होता है और जब डिससैटिस्फाइड फील होता है तो बाहर किसी की तरफ अट्रैक्ट होना बहुत आसान हो गया आज के दिन। इसलिए भी क्योंकि हमारे पास में अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारी वजह है। फ्रीडम की कॉन्सेप्ट की वजह से हम, भाई मैं अपने हिसाब से जा सकती हूँ, तो किसी से मिलने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। रेस्टोरेंट्स कहिए, होटल्स कहिए, जगह की कोई कमी नहीं रह गई है। फ्रेंड्स, हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं कि कोई भी हस्बैंड या वाइफ को बाहर का कोई सहारा लेना पड़ता है। एक अंदर की फुलफिलमेंट भी होती है जब आप अपने को खुद को कंप्लीट नहीं मानते हो,
तो आप उस सेटिस्फैक्शन को ढूंढने बाहर चले जाते हैं, बजाय इसके कि अपने स्पाउस के साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। क्योंकि कई हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं सुनते हैं, तो उनको लगता है कि कोई तो मुझे सुन रहा है, कोई तो मुझे समझ रहा है। तो इमोशनल, जिसको हम साइकी प्रेशर कहते हैं, उसके लिए भी अगर एक लेडी बाहर का सहारा ढूंढती है, तब भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो हमेशा एक डर में रहते हैं कि कहीं उनके स्पाउस को या सोसाइटी को मालूम न चल जाए। तो जो हम फियर एनर्जी कहते हैं, उसमें रहना तो सबसे बड़ा खतरा है। इमोशनली आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए आजकल जो मीडिया ने बहुत ज्यादा सेक्सुअली लोगों को एक्साइटमेंट दिया है, उसके कारण भी लोगों को लगता है कि यदि बाहर में थोड़ा बहुत चले जा रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है। हम एडल्ट हैं और एडल्ट को तो बिल्कुल हक होना चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि अभी जैसे उन्होंने कहा कि सुविधाएं बहुत हो गई हैं, तो बहुत सुविधाएं हैं फिजिकल नीड के लिए भी और आपके इमोशनल प्रेशर को भी रिलीज करने के लिए। क्योंकि जितना आप परेशान हैं, हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन मिल जाए कि वो भी अपनी लाइफ से परेशान है। तो दो दुखी आत्माएं सोचती हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करके हम सहारा देंगे, पर क्या एक दुखी दूसरे दुखी को सुखी कर सकता है? नहीं। जो भी इनको फील होता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि एक मेरे को कोई समझने वाला है, वो सिर्फ एक भ्रम है और उस भंवर में फंसते चले जाते हैं। केसेस ऐसे होते हैं कि शुरुआत में सिर्फ एक फ्रेंडशिप से शुरू होते हैं और उनकी मैरिड लाइफ खराब कर देते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन अगर है तो सिर्फ अपनी सेल्फ अवेयरनेस है। और भी कुछ चीजें मैं जरूर कल शेयर करूंगी, क्योंकि मैं एक बुक पढ़ रही थी इसके ऊपर और 7 आवर्स के ऊपर लिखा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ अपने ऊपर भी संयम करने की जरूरत है। और सबसे मेन चीज अवेयर होने की कि अगर मैं ये टेम्पररी अपना इमोशनल सपोर्ट ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो वो मेरे भविष्य के लिए कितना खतरा करेगा। हमको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि जैसे अभी नीता जी ने कहा कि मन का संयम ये कैसे हो जाता है, अगर हमको पता चलेगा तो शायद हमको कॉन्शियसनेस हमारा बेटर रहेगा कि ये कहीं हो तो नहीं रहा हमारे साथ में। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर मैं शादीशुदा हूँ और मैं दूसरे लोगों से बात कर रही हूँ, मेरे मन में बहुत क्लियर है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे किसी के साथ में कुछ अफेयर होने नहीं वाला है, कुछ नहीं होने वाला, तो मैं और खुलकर टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, और खुलकर मैं बातें कर सकती हूँ। 90% कोई भी ये सोचकर नहीं करता कि मैं इसके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या अफेयर करने वाली। और जब आप बात करते रहते तो किसी न किसी लेवल पे आप पर्सनली बात करते हैं। जिसके साथ कंफर्ट लेवल आ जाता है उसके साथ में आप प्रॉब्लम शेयर करते हो, आपके साथ इश्यूज शेयर करते हो। जैसे मैंने कहा कि बाहर वाला व्यक्ति तो आपको बहुत सारी सिंपैथी देगा, सहानुभूति देगा, आपके सारे अच्छे गुण गिनाएगा आपको, तो उसके साथ में हमको धीरे धीरे कनेक्शन होने लगता है। फिर कहीं ना कहीं दिमाग ये चलने लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, यही मुझे समझता है, यही व्यक्ति मेरे लिए सही है। वो जो एक सिंपल शेयरिंग था, बात करने की जो इच्छा थी, वो कब एक प्रॉपर अफेयर या मैं रिलेशनशिप कहूंगी उसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। इसीलिए समझना हमको जरूरी है कि ये खेल इतना आसान नहीं है कि जो आज हम कह रहे हैं मॉडर्निटी के नाम पर कि भाई सभी हम सबसे बात करते, सबके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये खेल इतना आसान नहीं है। याद रखिए कि नेचर ने अपने खुद के लिए ये दुनिया बनाई है, आपके लिए नहीं बनाई। और अगर हम अवेयर नहीं है तो कब उन सब चीजों में हम उलझते जाएंगे हमको पता भी नहीं चलता। और जिस समय तक हम उलझ जाते हैं उसके बाद में जब इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है तो निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा हुआ है, मेरे पास में कोई शेयर करने के लिए आते हैं, पहले लोग आया करते थे कि मेरे हस्बैंड का या मेरे वाइफ का रिलेशनशिप है, बाहर कुछ अफेयर चल रहा है, आप हेल्प करिए कैसे करना है। उसके बाद में एक समय आया जब हस्बैंड वाइफ साथ में आते थे, दोनों में से एक किसी का अफेयर है जो पकड़ा गया है एंड दे आर बोथ वांटिंग टू वर्क ऑन इट। इंटरेस्टिंगली उसके बाद में ऐसे लोग आने लगे इंडिविजुअली जो आकर खुद ही कन्फेस करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप है लेकिन हमको इससे निकलना नहीं है और हमारी शादी भी हमको ठीक रखनी है, इसके बारे में हमको बताइए कैसे किया। और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि मुझसे बात करने के बाद में वो चाहते हैं कि ये मुझसे बुलवाना चाहते हैं कि नहीं आप गलत नहीं हो, आपका चॉइस है, आप इंडिविजुअल है, आप एडल्ट है, आपका चॉइस है, सही गलत की कोई बात ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि हम चाहते क्या है। तो मेरे पास जब भी व्यक्ति कोई इस तरह की समस्या लेकर आते हैं तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछती हूँ कि भाई जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन जो बर्बादी होगी क्या आप उसके लिए रेडी है? आप रेडी है? आगे जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बर्बादी की बात में जो होता है ना, न केवल हस्बैंड वाइफ में इश्यूज होते हैं, बच्चों को भी पता चलता है। और हमको हमारे पार्टनर से कितनी भी शिकायत हो, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के सामने हमारी इंप्रेशन खराब हो।
उनकी नजरों में हम। लेकिन जो दूसरा पार्टनर होता है, जो बहुत दुखी होता है, वो बच्चों को भी बताता है, वो और रिश्तेदारों को भी बताता है। और चाहे आपकी शादी टूटे ना टूटे, लेकिन उसके बाद में आपकी तरफ देखने के लोगों का नजरिया बदल जाए। ये लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों ने मुझे समझना चाहिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे कितना परेशान किया है, मेरी वाइफ मुझसे ठीक से बिहेव नहीं करती। मैं समझती हूँ, लेकिन समाज ऐसे काम नहीं करता। समाज बहुत सिंपल है। जो हमको गलत दिख रहा है उसके बारे में हम खूब जी तोड़ के बातें करेंगे बड़ी। हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। जब हमारे सामने किसी का कुछ भी दिखता है तो हम खूब गॉसिप करते हैं, उनके बारे में खूब बातें करते हैं, खूब चीजें फैलाते हैं। हम ये मानेंगे नहीं कि हम गॉसिप करते हैं, हम तो शेयर करते हैं। चलिए, शेयर करते करते हम भी कई लोगों के बारे में कई लोगों से बातें करते हैं। और समाज तो हम ही से बना हुआ है ना, कोई अलग चीज अलग तो नहीं है समाज जब हम बात कर रहे हैं। तो ये तो नेचुरल फिनोमिना, ये होता है और ये होगा, होते होते रहेगा। और कोई नहीं समझेगा आपको, अच्छा हो बुरा हो, पसंद हो हमको ना पसंद हो, लेकिन फैक्ट ये है कि कोई नहीं समझता। जिस व्यक्ति का रिलेशनशिप है बाहर, उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है बिना ये समझे कि क्यों, क्या, कैसे, कब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो होना है। समाज में आपकी बदनामी, आपके बच्चे, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा, बाकी सब किसी का बॉदर ना करे, लेकिन आपके बच्चे अगर आपसे रिश्ता तोड़ ले, उनसे आपका रिश्ता खराब हो जाए, तो इज दैट ओके? अगर आपके लिए ठीक है, क्योंकि आप एडल्ट हो, चॉइस आपकी। मैं या नीता जी या किसी को भी ये हक नहीं है आपको बताने का कि आप ये मत करें। जैसे मैंने कहा कि ये नेचर ने हमको बनाया कि मेल फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, होंगे, फिजिकली आप इन्वॉल्व होंगे तो आपके बच्चे, आप प्रेग्नेंट होंगे, बच्चे होंगे। ये एक सिंपल सा साइंस है। और महाभारत के समय से हम देखते आ रहे हैं कि शादी के बाहर हुए वाले बच्चों से कितनी प्रॉब्लम है सोसाइटी। इस सब को रोकने के लिए सोसाइटी में उस समय शादी जैसे बंधन को लाया गया, ताकि ये ना हो कि हर जगह व्यभिचार हो रहा है, कोई भी किसी के भी साथ में संबंध बना रहे हैं, क्योंकि उससे पैदा होने वाले बच्चों का क्या, वो कहाँ जाएंगे, वो किसके बच्चे हैं, क्या है। ये सारे समाज के इश्यूज को रोकने के लिए शादी को बनाया गया। आज जब हम बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं मान रहे हैं, तो हम देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब वेस्टर्न कंट्रीज के जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे अनाथ बच्चे हमको मिलेंगे, अनाथ या निग्लेक्टेड। भाई, जब आप अपने ही आप में इतना बिजी हो तो आप बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि आप हर समय मेरा इमोशन, मुझे तकलीफ हो रही है, ये एक रिलेशन और दो रिलेशन। मैं जानती हूँ ये, क्योंकि मैं काउंसिलर हूँ पिछले 20-25 सालों से, और मैं बात करती हूँ लोगों से। हर समय वे हस्बैंड नाराज हो जाएंगे क्या, इस बात का डर, वाइफ को पता चल जाएगा क्या, इस बात का डर। और जो दूसरे व्यक्ति है, अरे उनका फोन ही नहीं आया, वो तो बात करने वाले थे, उन्होंने तो बात ही नहीं की। ये इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट जब आपके चल रहे हैं, तो आप ईमानदारी से बताइए कि आप बच्चों के लिए इमोशनली, मेंटली प्रेजेंट कैसे हैं। कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, बच्चों को इमोशनल डेवलपमेंट की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो। बच्चों की जो इमोशनल डेवलपमेंट की नीड है, भले ही आप एक बार डिसाइड करिए कि हमको उनको नहीं पढ़ाना, लेकिन अगर उनका आप इमोशनल डेवलपमेंट की तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये बच्चे आगे चल के इतने अजीब 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 तरीके के इश्यूज के साथ में डील कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे जैसे लोग जो कॉन्शियस है कि पेरेंटिंग में हमको कितना ध्यान देना चाहिए, ये कॉन्शियस होने के बावजूद भी मैं ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती कि मेरे बच्चों को मैंने 100% अच्छी तरीके से बढ़ा। तो अगर हम बट जाएं, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में अगर हम बट जाएं कि बाहर का रिलेशनशिप, घर का रिलेशनशिप, डर और इनसिक्योरिटी, ये सब में हम बट जाएं, तो हम कहाँ से बच्चों को ध्यान दे पाएंगे। तो शादी की जरूरत होती है, ये हर किसी के लिए होती है। मेरे सिक्योरिटी के लिए, मुझे अच्छा फील करने के लिए, मुझे स्ट्रॉन्ग फील करने के लिए कि मेरे पीछे पूरा परिवार खड़ा है, मेरे लिए जरूरी है, मेरे हस्बैंड के लिए जरूरी है, मेरे बच्चों के लिए जरूरी है। उसलिए समाज में शादी की जगह है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत फास्ट ब्रेक होते जा रहा है। मुझे ये लगता है कि अगर आपकी शादी में बहुत ज्यादा इनकम्पैटिबिलिटी, समझ लीजिए कि अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज है, मेंटल अब्यूज है, कोई भी तरह की अब्यूज है आपकी लाइफ में, अगर आपको लगता है कि इस शादी में मैं बिल्कुल भी दुखी हूं, तो बाहर निकलिए, अपने आप पर काम करिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए अगर आप नहीं है तो, और समाज में एक रेस्पेक्टफुल जगह अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाइए। फिर अगर आपको कोई पसंद आता है तो, और वो भी व्यक्ति आपके साथ में शादी करके रहने के लिए तैयार है ऑफिशियली, जरूर जाइए, तब आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ये सारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमें किसी का अट्रैक्शन हुआ है, उस बात को जस्टिफाई करने के लिए हमारी शादी कितनी खराब है उसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी शादी में सचमुच प्रॉब्लम नहीं होंगे, जरूर होंगे, बहुत सारी शादियों में इश्यूज है,
लेकिन क्या हमने उन इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की? देखिए, बचपन से हमको किसी को भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए ये सिखाया नहीं गया है, हमको पता ही नहीं। हमको प्रॉब्लम में चीखना, चिल्लाना, झगड़ना इतना ही आता है। सामने बैठकर सामने सामने बात करनी है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को या तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वो प्रॉब्लम के अलग अलग रास्ते से हम किस तरह से निकल सकते हैं, इसके लिए करना है। खुद की स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल। ये सारी चीजें करने की बजाय जब हमको किसी का अट्रैक्शन होने लगता है तो हम ये सारी चीजें न करते हुए हम उस चीज को मेजर इश्यू बना लेते हैं कि आई एम जस्टिफाइड क्योंकि मेरे साथ तो ये सब हो रहा है। आप शादी में है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं हो सकते, ये तो हमारा लॉ भी कहता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो या आप बहुत दुखी है तो शादी छोड़िए पहले और रेस्पेक्टफुली करिए जो करना है, ताकि आपके बच्चे भी उतना सफर न करें। आप बच्चे सफर करते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत खराब शादियों में भी बच्चों का कोई खास भला नहीं होता। तो अगर शादी बहुत खराब है और बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा है तो यू आर जस्टिफाइड, सोशली डिवोर्स लीजिए, सेपरेट हो जाइए, और फिर कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिलता है तो उनके साथ में आप जरूर घर बसाइए। तो मैं बात ये कर रही थी कि कभी ना कभी ये पकड़ा जरूर जाएगा, और पकड़ा नहीं भी जब गया है तब भी आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि 90% पॉसिबिलिटी ये है कि आप अगर शादीशुदा है तो आपके वो दूसरे व्यक्ति भी शादीशुदा है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप फोन के लिए फ्री है तो वो फोन के लिए फ्री नहीं है, जब आप वो फ्री है तो आप फ्री नहीं है, जब वो मिलना चाहते हैं आप नहीं मिल सकते, तो आपके आपस में झगड़े, मनमुटाव वगैरह वगैरह वगैरह। टेम्परेरी अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली हर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप इस जगह आकर पहुंचता है, मेरी इनसिक्योरिटी, आपकी वजह से मेरे घर पे सब झगड़ा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अपनी खुशी के लिए तो कर रहे थे, इतना तो पक्का। दुख के लिए तो कोई नहीं करता है। तो ये किस तरह की खुशी है कि आप पूरी तरह से वो खुशी महसूस कर पा रहे हैं पूरा टाइम, हर समय आपके मन में कोई डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है? अपने आप से सवाल पूछिए, ये किसी और से डिस्कस करने वाली बात ही नहीं है। हम अपने आप से जितना झूठ बोलते हैं उतनी अपनी परेशानियां क्रिएट करते हैं, और हम अपने आप से बहुत झूठ बोलते हैं। हमको पता है, मैं यहाँ पर बैठकर बोल रही हूँ, इसमें से ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको नहीं पता। 1000 लोग ये वीडियो बाद में देखते हैं तो उनमें से हर किसी को ये बातें पता है जो मैं कह रही हूँ, लेकिन हम अपने आप से सच नहीं बोलना चाहते क्योंकि वो अच्छा लगता है थोड़ी देर। वो जो एक फीलिंग होती है मन में बटरफ्लाईज वाली, अच्छी लगती है, और तब हम मैच्योरिटी वाली बातें होती है ना उसको पीछे हटा देते, प्रैक्टिकल बातें सारी पीछे हटा देते, और ऐसे हम अपने आप से ही झूठ बोलते। क्यों मुझे लगता है कि इस विषय के बारे में बात होनी चाहिए? क्योंकि एक दूसरा मेजर जो सेक्टर है वो है अनमैरिड लड़कियां मैरिड पुरुषों के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, बहुत ज्यादा कॉमन। देखिए, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि ये तो बाकी है कि आपको इमोशनल किसी से अटैचमेंट हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन जो मैरिड पुरुष होता है 40-45 के आसपास, उसके डर काफी कम हो जाते हैं दुनिया से। शादी के समय या शुरुआत के एज में जो अट्रैक्शन होता है अपने पार्टनर के लिए, नेचुरली समय के साथ में वो कम हो जाता है। प्लस जैसे मैंने कहा कि शादी को खूबसूरत कैसे बना के रखा जाए ये तो हमको किसी ने बताया ही नहीं है कभी। बस शादी कर लो भैया, हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी, बाकी आप कुछ भी करो। तो शादी को हर रोज नया बनाना पड़ता है, ये कोई किसी ने हमें बताया नहीं। हनीमून हर साल मनाना पड़ता है, एक बार नहीं मनाया जाता। आपको हर साल एक दूसरे के साथ में अलग से टाइम निकालना है ताकि आपकी सेक्स लाइफ और आपकी इमोशनल लाइफ रिजुवेनेट हो। ये तो बहुत सारी चीजें, अलग पूरा विषय है, इस पर मैं नहीं जाऊंगी। इसीलिए 40-45 के होते होते बच्चे आ गए। हमारे यहाँ तो सबसे बढ़िया खूबसूरत चीज है कि 1-2 साल शादी के हो गए, बच्चे आ गए तो बच्चे हमारे बीच में सोते हैं। हम दूसरे कमरे में नहीं सुलाते, हम बीच में सुलाते हैं। हमारे इंटरेस्टिंग, हम एक ही बिस्तर पर दीवार के तरफ भी बच्चे को नहीं सुलाते, हम बीच में सुलाते हैं। क्यों, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। गिल्ट फील होता है हमको। 2-1 साल में दूसरा बच्चा आ जाता है, 4 साल 5 साल में आएगा तो भी वो तब तक बड़ा वही सोता है, और फिर छोटे को आपको वही सुलाना है तो बड़े को बुरा लगेगा, इसलिए उसको भी वही सुलाया जाता है और दूसरा भी आ जाता है बीच में। जो हस्बैंड वाइफ पहले ऐसे सोया करते थे, रोज सेक्स नहीं करते लेकिन एक दूसरे को टच करते हैं, फील करते हैं, एक दूसरे के साथ में प्यार भरी बातें करते हैं, उसी से हमारा फिजिकल अट्रैक्शन बना रहता है एक दूसरे से। फिर वो ऐसे हो जाते हैं, 1 बच्चा आने से, फिर 2 बच्चा आने से ऐसे हो जाते हैं। और 90% घरों में इसके बाद में हस्बैंड जो साइड में सोते हैं वो उतर के बेडरूम में, ड्राइंग रूम में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए जगह नहीं है, और बच्चे बहुत आवाज करते हैं रात में, मुझे सुबह काम पे जाना होता है। इमोशनल कनेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि औरतें भी, मैंने देखा है कि कई घरों में बच्चे होने के बाद में इतना बच्चा 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 करके बच्चे के पीछे लगती है कि हस्बैंड को टोटली निग्लेक्ट कर देते। भाई, आपके बच्चे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका हस्बैंड इंपॉर्टेंट है। अब वो निग्लेक्टेड हस्बैंड, सेक्स इज अ नेचर्स नीड, वो कोई बना के नहीं आते हैं कि आपके पास में सिर्फ सेक्स लेने के लिए आ रहे हैं, इट्स हिज नेचुरल नीड। तो लेडीज को मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर इमोशंस आपकी नीड है और उसके लिए आप हमेशा झगड़ा करते हैं कि आप मुझे इमोशनली समझते नहीं है, तो सेक्स इज ऑल्सो अ ह्यूमन नीड। इट इज अ नीड फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, मेल एंड फीमेल बोथ, बट फॉर मेल इट इज मोर हॉर्मोन्स ड्रिवन, सो इट इज मोर frequent.
मोर रेगुलर। हस्बैंड्स को मैं ये कहती हूँ कि आपकी जैसी सेक्स की नीड है वैसे आपकी वाइफ की इमोशंस की नीड है। इफ यू वांट टू हैव गुड सेक्सुअल रिलेशन यू हैव टू मेंटेन गुड इमोशनल रिलेशनशिप, ये दोनों तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक स्टेज पे जाके ना एक दूसरे को पूरी तरह से निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, कभी बच्चों का नाम लेके, तो कभी घर वालों का नाम लेके, तो कभी काम का नाम लेके, तो कभी दोस्तों का नाम लेकर हम निग्लेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे को। फिर किसी ना किसी दिन परेशान होके अगर वो हस्बैंड को कोई यंग लड़की बात करती है, अच्छा वो यंग लड़की की भी प्रॉब्लम ये है कि ये तो शादीशुदा आदमी, इससे तो मैं कंफर्टेबली बात कर सकती हूँ, तो वो खुलकर बात करती है, डिस्कस करती है, उसको भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ फंस रही है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ फंस रहे हैं। वही नेचर है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अट्रैक्शन हो जाएगा, दैट्स इट। मतलब ये पूरे में मैं बदमाश लोगों की बात ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल नेचुरल पीपल लाइक यू एंड मी। और फिर ये लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि इनको तो शादी करनी है, इनको सिक्योरिटी चाहिए, और शादीशुदा पुरुष 99.99% अपने वाइफ को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, आपको जो प्रॉमिस किया हो। क्योंकि सोसाइटी में अगर हस्बैंड वाइफ को छोड़ता है तो आज उल्टी बात हो गई, हस्बैंड के ऊपर शिशालेदारी होती है कि देखो अपनी वाइफ को संभाल के नहीं रख पाए। पहले औरतों को कहा जाता था, अब आदमियों को ज्यादा कहते हैं। औरतें अपना घर ज्यादातर इसलिए नहीं छोड़ती है क्योंकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है। अगर कोई बहुत खराब शादी है तो उसमें से निकलना फीमेल के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में अगर कोई स्त्री इस चीज के लिए आवाज करती है तो उसी के ऊपर उंगलियां उठाई जाएगी कि इसका कैरेक्टर खराब है, शादीशुदा आदमी के साथ में इन्वॉल्व है, हमेशा, आज भी। तो अगर आप आवाज करती है तो आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी। लड़कियां या जो दूसरी मिस्ट्रेस होती है वो कहती है कि मैं आपके वाइफ को जाकर बताऊंगी, और वो बताती भी है जाकर। वाइफ जो होती है ना वो अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहती, वो नाराज होंगी, गुस्सा होंगी, बात नहीं करेंगी, सब करेंगी, लेकिन इवेंचुअली वो एक उंगली उठाकर बोलेगी कि ये लड़की का ही कैरेक्टर खराब, मेरे हस्बैंड को फंसा ली। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये प्रैक्टिकल है, ये फैक्ट। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए खुद का घर तोड़ने वाले बहुत, मतलब 0% में होंगे कोई, अदरवाइज कोई नहीं करता। इंडिविजुअल और एक काउंसलर होने के नाते मैं ये बखूबी समझती हूँ कि सारी शादियां ठीक अच्छी नहीं हो, और जब हम किसी से शादी करते हैं, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, कोई तरीका नहीं है कि हम उस व्यक्ति को पूरी तरह से जान लें। हम दो चार चीजें देखकर पसंद आ जाए तो हाँ कर देते हैं, और जब उनके साथ रहने लगते हैं, जो कि इंडिया में शादी के बाद होता है, तभी हमको वो व्यक्ति सच में क्या है पता चलता है, और किसी और के साथ रहते रहते तो हम सच में क्या है वो भी बाहर आने लगते। अकेले रहकर खुश होना बहुत आसान है, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे तकलीफ नहीं होती, मैं बहुत अकोमोडेटिंग हूँ। लेकिन जब किसी के साथ 24 घंटे आपको एडजस्ट करना पड़ता है छोटी छोटी चीजों में, तब हमारी भी असलियत आने लगती है। हमको खुद के बारे में पता चलता है, उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है। उसके बाद में आप दोनों की मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि वो शादी किस तरह से चलेगी। इट इज क्वाइट पॉसिबल। देखिए इंसान जो है ना बहुत फ्लेक्सिबल है, हम जिस चीज के लिए चाहते हैं उसके लिए बराबर बदल जाते हैं, लेकिन शादी में अक्सर ईगो आ जाता है, और जब ईगो आ जाता है किसी भी रिश्ते में तो उसका कोई ग्रोथ नहीं हो सकता, उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी सही नहीं है। अपने आप से ये सवाल पूछकर देखिए कि उस शादी को सही करने का क्या मैंने पूरी कोशिश की है। कोशिश का मतलब ये नहीं कि झगड़ा किया, अक्सर हम झगड़ा ही करते हैं, मतलब हमारा एक रिस्पॉन्स नहीं होता, हमारे रिएक्शन होते हैं, और तब होती है जब हमको अचानक से कोई चीज पसंद नहीं है, और रिएक्शन जब हम करते हैं तो सामने वाला भी रिएक्शन ही देता है हमारे इमोशन को। देयर इज नो सोल्यूशन आफ्टर दैट। सोल्यूशन होता है जब आप में से दोनों भी कोई डिस्टर्ब नहीं हो मेंटली इमोशनली, तब आप बैठकर उस विषय में चर्चा करें कि भाई मुझे इस चीज का बुरा लगा था। मतलब जिस समय आपका झगड़ा होने का मूड है उस समय आप हट जाइए वहां से, एक दूसरे से कहिए कि हम बाद में बात करें, फिर अब दूसरे से टाइम लीजिए कि मुझे इस बारे में डिस्कस करना है कब, और फिर सामने सामने बैठकर या कोशिश करिए मीनवाइल अपने सारे इश्यूज लिखिए, ताकि आप फिर से इमोशन में आके अपने इश्यूज भूल ना जाए, और डिस्कस करिए, समझिए क्या आपने ये किया है अपना रिश्ता ठीक करने के लिए। आप कह तो रहे कि मेरे हस्बैंड कुछ नहीं समझते, लेकिन बाहर भी क्या हर व्यक्ति कहता है कि आपका हस्बैंड बहुत ही यूजलेस व्यक्ति है? अगर बाहर सब लोग ये नहीं कह रहे, इसका मतलब उस आदमी में भी कुछ तो समझ होगी, या आपकी वाइफ में भी कुछ तो समझ होगी। अगर किसी के साथ बनती है लेकिन आपके साथ नहीं बनती, तो क्या आपने इस तरीके से कोशिश की है सॉल्व करने की? दूसरा, अनरिलेटेड बुजुर्ग को बिठाकर इस बात की सॉल्व करने की कोशिश की, सॉल्व, कंप्लेन नहीं कि भाई हम दोनों में ये डिफरेंसेस हैं, हम कैसे इसको सॉल्व करें। कोई बुजुर्ग है अगर आपकी फैमिली में, या रिश्तेदारी, या कोई ऐसे आपके फ्रेंड में है जो बड़े हैं और जो जानते हैं ये सब चीजों को, जो आपको दोनों को इक्वली नजर से देखते हैं, और कोई नहीं है तो क्या आपने काउंसलर की हेल्प ली है? काउंसलर इसलिए कि काउंसलर ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से, तो वो आपको न्यूट्रल, आपको भी सुनेंगे उनको भी सुनेंगे, और आपको सही डायरेक्शन में हेल्प करेंगे। क्या इतना सब आपने किया है? जब आप ब्लेम कर रहे हो कि मेरी शादी सही नहीं है, तो क्या इतना सब करने के बाद आपने ये डिसाइड किया है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है? और अगर नहीं किया है तो चांसेस आज भी है
अच्छे रिलेशन हम सबको चाहिए, लेकिन वो अच्छा रिलेशन डेंजरस भी हो जरूरी नहीं है ना। क्यों कर रहे हैं हम ये सब चीजों में, क्यों पढ़ रहे हैं, किस समय हम किस जगह पे आकर फंस जाएंगे हम पता भी नहीं सकते। फिर से मैं कह रही हूँ कि सही गलत ये कहने की मेरी जगह नहीं है। आपके लिए अगर सही है तो सही है, मे भी हमारे आंख बंद करने से कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप गायब नहीं हो जाते। अक्सर जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होते हैं वो बिल्ली की तरह आंख बंद करके दूध पीते, कि हमने आंख बंद कर लिया, कोई नहीं देख रहा है, हमारे साथ नहीं होता, मैं स्मार्ट हूँ। भाई इतना स्मार्ट तो कोई भी नहीं, सब दिखता है, सब समझता है, और एक ना एक दिन आपके साथ में भी ये होगा जब आपकी बातें लोगों को पता चले। तो हर रोज अपने आप से ये सवाल करिए, जिस दिन मेरे बच्चे को पता चल जाएगा क्या मुझे चलेगा, जिस दिन मेरे हस्बैंड को या वाइफ को पता चल जाएगा क्या मुझे, विल आई बी कंफर्टेबल। अगर आप निकलना चाहते हैं तो इसमें से निकलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। नीता जी जैसे लोग हैं जिनसे आप काउंसलिंग ले सकते हो। कई बार मैंने देखा है कि वाइफ कहती है कि मैं तो काउंसलिंग करवाना चाहती हूँ लेकिन हस्बैंड इंटरेस्टेड नहीं। मैंने ऐसे भी केसेस डील किए हुए हैं कि अगर आप शादी में रहना चाहती हैं और आपके पार्टनर काउंसलिंग के लिए रेडी नहीं है, तो आप अपने ऊपर काम करके सेम सिचुएशन में बेस्ट लाइफ कैसे बिता सकती है, इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। और ये सब कराने के बाद में आपको लग रहा है कि नहीं इस शादी में कुछ नहीं है, बहुत बेकार है, तो प्लीज निकलिए वहां से, रेस्पेक्टफुली निकलिए, बता कर निकलिए, समाज को, सबको, बच्चों को बता कर निकलिए कि ये सब मैंने करने के बाद भी ये व्यक्ति मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो मुझे निकलना पड़ेगा। एंड देन गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप, ताकि आप भी खुश रहें, आपके घर वाले भी ठीक रहें। और मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है, शादी से निकलना भी आसान नहीं होता। शादी से निकलेंगे आप तब भी आपके बच्चे हो सकता है आपसे नाराज, लेकिन स्टिल दैट इज अ बेटर वे देन गेटिंग इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। तो बहुत सारे पहलू हैं इस विषय के, सही गलत के बारे में हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा, और कॉम्प्लिकेशंस अगर हम नहीं समझना चाहते हैं, आंखें बंद करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी दिन हम लाइफ के उस मोड़ पे पहुंच जाएंगे कि जहां हम शायद दोनों भी एक साथ खो दें। आपका जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, अगर वो भी मैरिड है तो वो आपके लिए कभी अपनी शादी नहीं छोड़ेंगे, इतना आप याद रखिए। तो किस भरोसे पे आप अपनी इस करंट शादी के में रिस्क ले रहे हैं, ये भी सोच कर देखिए। काउंसलर्स आपके और आपके हस्बैंड के बीच में भी किसी को कम या ज्यादा नहीं मानेंगे, और आपको सही तरीके से आप जो आउटकम चाहते हैं उसके लिए आपके काउंसलर्स आपको हेल्प कर सकते हैं। सोचिए, जो चीज थोड़े देर के लिए बहुत अच्छी लगती है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं।